गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 3 ऑफ योर चैप्टर 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपके रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, जिसमें रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू एटम का मॉडल प्रपोज किया था। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी की। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे थे नील बोर्स, ठीक है, जिन्हें हम बोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे बोर थे। उन्होंने कुछ लिमिटेशन, कुछ कमियां बताई आपके रदरफोर्ड मॉडल में। वो कमियां क्या है तो देखो, उन्होंने क्या कहा कि रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को या एटम के स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि अगर मान लो जो आपके रदरफोर्ड कह रहे हैं कि सेंटर में आपके एटम में न्यूक्लियस है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली यहां से इस तरीके से एटम के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है बेटा, उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अराउंड, उन्होंने पोजीशन बताई ना इलेक्ट्रॉन की, क्या कि एटम के स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहते हैं। तो बोर ने उनके इस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन उठाया कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, गोल गोल ऐसे मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो रिवॉल्व करते करते एक टाइम तो ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस थक जाएगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जैसे ही एनर्जी उसकी कम हुई, मतलब एनर्जी उसकी निकल जाएगी, तो जैसे ही एनर्जी कम हुई दैट मीन्स उसे एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होते होते और वो फाइनली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा कहा, बट उसके लिए इसका मतलब क्या कहा उन्होंने कि अगर रदरफोर्ड ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रिवॉल्व करते करते इलेक्ट्रॉन की एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होते ही और कम होगी और कम होगी, और फाइनली आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है ही नहीं। अब आपके एटम में क्या बचा? कुछ भी नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस। जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे, रिवॉल्व करते करते उनकी एनर्जी कम हो गई, कम होने लगी, खत्म होने लगी, और वो खत्म होते ही वो सीधे, क्योंकि जिसमें एनर्जी नहीं होती है वो क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है, और रेस्ट में आते ही न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, तो इस चीज को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए रदरफोर्ड, इसीलिए पहला ड्रॉबैक या पहली कमी क्या थी रदरफोर्ड में कि कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कैसे रिवॉल्व कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते गिर गया तो क्या होगा। ठीक है, यानी कि गिर गया दैट मीन्स आप समझो कि एटम डिस्ट्रॉय हो गया अपने आप, उसका जो स्ट्रक्चर था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गिर गए उस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं तो आपका क्या होगा, एटम का स्ट्रक्चर स्टेबल थोड़ी ना रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा कि अगर ऐसा है तो स्टेबल एटम का स्ट्रक्चर हम फिर भी क्यों पढ़ते रहते, स्टेबल क्यों है? अगर रिवॉल्यूशन कर रहा है तो एनर्जी तो उसको लूज करनी चाहिए। कैसे? जैसे आपके पास एनर्जी है, आपने खाना खाया, एनर्जी है, ठीक है, उसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा खेल लेते हो, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लेते हो, तो एक टाइम के बाद आपकी बॉडी की एनर्जी कम होने लगती है। ठीक है, क्योंकि आप वो सारी एनर्जी जो है हार्ड वर्किंग में निकाल चुके हो, या खेलते टाइम आपकी एनर्जी का लॉस हो गया, तो आप लेजी फील करते हो, आप बेड पे आके गिर जाते हो, ठीक है, रेस्ट करना चाहते हो। तो ऐसे ही आपके बोर ने भी यही क्वेश्चन उठाया कि अगर रदरफोर्ड कहते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, तो एक टाइम तो ऐसा आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, और कम होते होते खत्म हो जानी चाहिए, और खत्म होते ही इलेक्ट्रॉन फाइनली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो एटम तो स्टेबल है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन अंदर गिरते रहेंगे और एटम स्टेबल कहाँ रहा फिर। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ऐसा
क्यू है, ठीक है, वो गिरेंगे इलेक्ट्रॉन या नहीं गिरेंगे। तो उन्होंने स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी चीज उन्होंने क्या नहीं बताई, रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। रदरफोर्ड के मॉडल में, एटम के मॉडल में दो पार्ट थे, पहला न्यूक्लियर पार्ट जिसमें न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से बाहर वाले पार्ट को उन्होंने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो उन्होंने अपने मॉडल में जो आपकी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, ये यानी कि उन्होंने क्या कहा कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो उन्होंने एग्जैक्ट आपकी अरेंजमेंट नहीं बताई कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा या किस तरीके से रिवॉल्व करेंगे या दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने प्रॉपर आपकी इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट की कोई कंसेप्ट नहीं एक्सप्लेन किया, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में किस तरीके से अरेंज होंगे उसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उसके बाद इनके बाद आपके ये कमियां बोर ने निकाली थी, तो उसके बाद क्योंकि ये कमियां निकाली थी दैट मीन्स उन्होंने खुद का मॉडल बनाया होगा, ठीक है, उनका खुद का मॉडल ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, तभी तो उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में कमी निकाली। तो उन्होंने उनकी कमियों को, अब बात आती है कोई किसी में कमी निकालता है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी तो देता है कि ऐसा ऐसा क्यों है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए बोहर का मॉडल आया और बोहर ने अपने मॉडल में उनकी कमियों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। किस तरीके से एक्सप्लेन किया, देखो उन्होंने अपनी मॉडल में क्या क्या पोस्टुलेट बताए। सबसे पहले वाला ये जो कॉन्सेप्ट है कि एटम के स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो बोहर ने एक्सप्लेन करते हुए क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे तो वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिटल, डिस्क्रीट मींस फिक्स ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी फिक्स होगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो डिस्क्रीट ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी फिक्स होगी। तो उन्होंने क्या कहा बोहर ने कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जिस ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते रहते हैं उस ऑर्बिटल की एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है, उस एनर्जी का लॉस और गेन नहीं होता। तो आपकी ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स, यानी कि उसमें रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स हो गई, ना ही तो कोई इलेक्ट्रॉन वहां से उस एनर्जी लेवल या हम ऑर्बिट में से एनर्जी गेन करेगा, ना ही लॉस करेगा। उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स रहेगी और उसमें वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसकी एनर्जी उस ऑर्बिट के बराबर है, ठीक है। तो उन्होंने पहली एक्सप्लेनेशन दी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इन अ स्पेशल ऑर्बिट, एक स्पेशल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल। डिस्क्रीट का मतलब होता है फिक्स, ठीक है, फिक्स एनर्जी, यानी कि उन ऑर्बिट का नाम उन्होंने डिस्क्रीट ऑर्बिट या एनर्जी लेवल का, ठीक है। तो एनर्जी लेवल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियस, फिर पहला ऑर्बिट जिसकी एनर्जी फिक्स होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, उसके बाद और हाइयर एनर्जी वाला नेक्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, और हाइयर एनर्जी वाला नेक्स्ट ऑर्बिट उसमें भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन बता दी एक तो, ठीक है, क्या कि आपका इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इसीलिए उनकी एनर्जी फिक्स होती है और आपकी रिवॉल्यूशन के टाइम इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए एटम का स्ट्रक्चर स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी लूज नहीं कर रहे, इसलिए एटम न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो उन्होंने प्रॉपर ये एक्सप्लेन किया। दूसरा उन्होंने क्या कहा, सेकंड चीज क्या कही उन्होंने अपने मॉडल में, while revolving in any discrete orbital, जब आपके इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एक फिक्स डिस्क्रीट ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहे होंगे न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी नहीं निकालेंगे, ठीक है। जितनी उनकी एनर्जी है वो फिक्स रहेगी, ठीक है, कोई गेन ऑफ एनर्जी या लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का जब वो फिक्स या डिस्क्रीट ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तीसरी बात उन्होंने क्या कही, ऑर्बिट्स आर डिजाइन एज, अब उन्होंने ऑर्बिट को नाम दे दिया क्या
KLMN, ठीक है, KLMN शेल का नाम दिया, या फिर उन्होंने क्या कहा, आप कह सकते हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से आप शेल्स ऑर्बिट को देख सकते हो या शेल्स को देख सकते हो, या हम क्या है एनर्जी लेवल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल उन्होंने बताया, उसका नाम तो एनर्जी लेवल, ठीक है। तो उन्होंने इन ऑर्बिट्स को नाम दे दिया, ठीक है, और नाम किस हिसाब से दिया, न्यूक्लियस के जस्ट पास, ये आपका एटम का स्ट्रक्चर है बोर का, ठीक है, बोर का एटॉमिक मॉडल है। तो उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस से जो सबसे पहला ऑर्बिट आएगा उसका नाम होगा के, यानी कि सबसे पहला, दैट मीन्स एन मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट, पहला नंबर किसका है, के शेल का। दूसरा जो ऑर्बिट आएगा उसका नंबर क्या है, सेकंड पे आ रहा है, तो n = 2, उसका नाम होगा L, नेक्स्ट का M, नेक्स्ट का N, और उसके भी बाद होगा तो O, एंड उसके भी बाद होगा तो P, ठीक है। तो इस तरीके से सो ऑन, जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके नए ऑर्बिट जो है ऐड होते जाएंगे एटम में, ठीक है बेटा। तो उन्होंने इस तरीके से बताया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि उन्होंने क्या कहा, ये जो ऑर्बिट है ये एनर्जी के हिसाब से अरेंज किया गया है, यानी कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होती जा रही है, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा लंबा रिवॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। देखो दूर है न्यूक्लियस से तो ज्यादा दूरी में इनका ऑर्बिट है, ठीक है, पास है तो छोटा सा ऑर्बिट है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस, जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन या हम कहें ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे उनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे कम एनर्जी किसकी हुई, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है उस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी भी सबसे कम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एल शेल, उसकी एनर्जी के से ज्यादा है तो उसके ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ के ऑर्बिट, ठीक है। तो ऐसे आपकी एनर्जी लेवल की एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की एनर्जी का ऑर्डर क्या बताया उन्होंने, सबसे ज्यादा एल एन की, देन उससे कम एम की, देन उससे कम के एल की, और सबसे कम के की, ठीक है। तो आपको याद ऐसे रखना है। तो कैसे याद रखना है, देखो न्यूक्लियस से जैसे जैसे आपका ऑर्बिट दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी कि वो ज्यादा दूरी में ऑर्बिट को कवर कर रहा है, ठीक है, उसका ऑर्बिट क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि उसने ऑर्बिट बड़ा है, दैट मीन्स उसकी एनर्जी ज्यादा है, उस ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब बोहर ने जो ऑर्बिट बताए थे, क्योंकि वो सर्कुलर में थे, सर्कुलर शेप के हैं, यानी कि इन ऑर्बिट का कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, ठीक है। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए बोहर ने बहुत सारी कैलकुलेशन यूज करके एक फिक्स फॉर्मूला बताया, जिसकी हेल्प से आप बोहर के ऑर्बिट को या डिस्क्रीट ऑर्बिट का रेडियस इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट RN से रिप्रेजेंट करते हैं हम, R मतलब रेडियस और N, ठीक है, नीचे। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या बताया, 0.0529, ये एक फिक्स वैल्यू है, ये आपको हमेशा यूज करनी है अगर आप रेडियस निकाल रहे हो ऑर्बिट का, ठीक है। उसके बाद क्या है n स्क्वायर, n का क्या है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट, n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकाल रहे हो तो n की वैल्यू यहाँ 1 रख दो, 1 का स्क्वायर। अगर आप सेकंड की निकाल रहे हो n की वैल्यू 2 रख दो, ठीक है, 2 का स्क्वायर। थर्ड की निकाल रहे हो तो थर्ड रख दो। यहाँ z क्या है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। मैंने जो आपको टेबल याद करने को दी थी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, वहां पे भी z लिखा हुआ था, वो z होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर भी कैसे आते हैं वो भी हम ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। और ये है आपका nn क्या है नैनोमीटर, ठीक है। ये जो आपका कैलकुलेशन निकलेगी या ये जो वैल्यू निकलेगी ये नैनोमीटर में निकलेगी, और आपको पता है 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली बोहर ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हो, आप किसी भी ऑर्बिट का निकाल सकते हो। अगर k का निकालना है तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दो, ठीक है। उसके बाद l का निकालना है, n की वैल्यू 2 रख दो, और जिस एटम का आप निकाल रहे हो
वहां उस एटम का रखते जाओ, ठीक है, उस एटम का नंबर, एटॉमिक नंबर रखते जाओ। पहले एटम यानी कि हाइड्रोजन का निकाल रहे हो 1 रखो यहाँ पे वैल्यू, हीलियम का निकाल रहे हो, हीलियम के ऑर्बिट का, एटम के ऑर्बिट का अगर आप रेडियस निकाल रहे हो तो 2 रखो, 3 रखो, एज सो ऑन, क्योंकि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जितने भी एटम हैं सब एटम का स्ट्रक्चर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं कि आपके अदर मतलब कि 1 by 1 बहुत सारे एनर्जी लेवल है, ठीक है, जैसे पहला K L M N, और मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि आपकी एनर्जी जो है जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से बाहर जाते जा रहे हो आपके डिस्क्रीट ऑर्बिट की एनर्जी जो है ज्यादा होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कि हर एक ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी होगी, के शेल की एक के ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी, उससे आगे एल ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी, एम ऑर्बिट की एनर्जी भी आपकी उससे ज्यादा होगी, देन एल देन एम, ऐसे आपकी सो ऑन एनर्जी हमेशा फिक्स होगी। तो यानी कि अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि के जो आपका ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कितनी है, तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए बोहर ने एनर्जी ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए भी आपका एक फिक्स फॉर्मूला दिया। क्या था फॉर्मूला? E फॉर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जब आपको निकालनी है En से रिप्रेजेंट करेंगे 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁸ Z, यानी कि जिस एटम की आप ऑर्बिटल की एनर्जी निकाल रहे हो वहां Z की वैल्यू रखो, फर्स्ट एटम मतलब फर्स्ट एटम की निकाल रहे हो, हाइड्रोजन के एटम की ऑर्बिटल की एनर्जी निकाल रहे हो तो Z के आगे 1 लिख दो, ठीक है, हीलियम की निकाल रहे हो 2, ठीक है, देन लिथियम की निकाल रहे हो 3 वैल्यू रख दो एटॉमिक नंबर की जगह, ठीक है, और N आपका क्या है, जिस ऑर्बिट की आप एनर्जी निकालना चाहते हो, यानी कि अगर आप K की एनर्जी निकाल रहे हो यहाँ N की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर, ठीक है, अगर आप L की निकाल रहे हो तो यहाँ N की जगह 2 का स्क्वायर रख दो, ठीक है, नेक्स्ट आप M की निकाल रहे हो तो N की जगह 3 रख दो, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो उन्होंने एटम की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। सबसे पहला कि आपका इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट में, दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते टाइम आपकी एनर्जी लूज नहीं करेगा, हर एक ऑर्बिट की न्यूक्लियस से बाहर जो भी ऑर्बिट है उनको डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा, डिस्क्रीट मींस फिक्स, ये फिक्स ऑर्बिट है, ठीक है, इनकी एनर्जी फिक्स होगी, तो इनमें रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी उतनी ही होगी और फिक्स होगी, ठीक है। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग उन्होंने नाम भी दिया, हर एक ऑर्बिट को नाम देने के बाद उन्होंने रेडियस भी निकालना सिखाया हर एक ऑर्बिट का, उसके बाद एनर्जी भी निकालनी सिखाई कि हर एक ऑर्बिट की एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये जो दो आपके मैंने रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट आपके कंपटीशन एग्जाम के लेवल से पढ़ाया है, बाकी आपके बुक में जो है यहां तक ही गिवन है, ठीक है, मतलब 4th पोस्टुलेट तक ही आपका गिवन है। ये जिन बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है वो इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, इसके बेसिस पे आपकी कैलकुलेशन भी आती है। कंपटीशन एग्जाम में आपको N की वैल्यू दी होगी, आपको एटॉमिक नंबर यानी कि Z की वैल्यू दी होगी, और आपको रेडियस निकालना है या फिर इजिली आप एनर्जी ऑफ ऑर्बिट या इलेक्ट्रॉन इजिली निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। तो एट प्रेजेंट हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं एटम का वो यही मॉडल है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि हम K सेल में, L ऑर्बिट में, M ऑर्बिट में, N ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, ये भी बताया। ये हम आगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।